हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 जनरल एक्सेप्शंस सामान्य अपवाद, जिसे हम आईपीसी के अध्याय 4 के 76 से 106 धाराओं के अंतर्गत पढ़ते थे। उसे अब हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 14 to 44 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस चैप्टर को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले भाग का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा। आज हम सेकंड पार्ट जो सेक्शन 34 to 44 को कवर करता है का अध्ययन करेंगे। निजी प्रतिरक्षा का अर्थ। निजी बचाव का मतलब है खुद को या किसी दूसरे व्यक्ति या संपत्ति को बचाने या आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अवैध कार्यों का उपयोग करना। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि बाहरी बल या क्षति से बचाव करते समय किसी व्यक्ति को पहुंचाई गई कोई भी हानि या चोट संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जाती है, लेकिन तब जब आसन्न खतरा हो और राज्य का समर्थन या सहायता उपलब्ध न हो, जिसे हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से 106 के अंतर्गत पढ़ते थे। अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 34 से 44 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध निजी बचाव के अधिकार को स्थापित करती है। यूबी जस्ट लीबी रेमिडियम सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। देखते हैं निजी प्रतिरक्षा के तत्व। तो निजी प्रतिरक्षा के तत्व में पहला है नुकसान की आशंका। तो निजी बचाव का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब स्वयं को, किसी अन्य व्यक्ति को या संपत्ति को नुकसान या खतरे की उचित आशंका हो। खतरा आसन्न होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, गैर कानूनी कृत्य। निजी बचाव का इस्तेमाल केवल गैर कानूनी कृत्य के जवाब में ही किया जा सकता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है, कोई आपके घर में डकैती कर रहा है। तीसरा है अनुपातिक बल। निजी बचाव में इस्तेमाल किया जाने वाला बल खतरे के अनुपात में होना चाहिए या हमले को रोकने या नुकसान को रोकने के लिए उचित रूप से आवश्यक बल से अधिक नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कोई वैकल्पिक उपाय नहीं। निजी बचाव को तब मान्यता दी जाती है जब सार्वजनिक प्राधिकारियों से संरक्षण प्राप्त करने का कोई उचित अवसर ना हो या जब स्थिति समय पर कानूनी प्राधिकारियों से सहायता लेने की अनुमति ना दे। फिफ्थ पॉइंट है धमकी की निरंतरता। निजी बचाव का अधिकार तब तक मौजूद रहता है जब तक धमकी या खतरा बना रहता है। एक बार जब धमकी खत्म हो जाती है तो निजी बचाव का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण आक्रमणकारी हमलों का अभाव। निजी बचाव में पूर्ण आक्रमणकारी हमलों या सक्रिय आक्रमण की अनुमति नहीं है। इसका प्रयोग केवल चल रहे या आसन्न हमले के जवाब में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं। निजी बचाव में बल का प्रयोग हमले को पीछे हटाने के लिए आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। सेक्शन 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 96 के अंतर्गत पढ़ते थे, एक में बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। सेक्शन 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 97 के अंतर्गत पढ़ते थे, कि डायरेक्ट डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा हमें दो प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है। पहला शरीर की प्रतिरक्षा, दूसरा संपत्ति की प्रतिरक्षा। शरीर की प्रतिरक्षा से तात्पर्य किसी व्यक्ति के स्वयं के भौतिक अस्तित्व या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने से है। वहीं संपत्ति की प्रतिरक्षा से तात्पर्य स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति या दोनों संपत्ति की सुरक्षा करने से, जिसमें चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध व उनका प्रयत्न शामिल किया गया है। आगे यह धारा बात करती है कि जहां यह धारा शरीर व संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं धारा 37 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कुछ सीमाओं को भी बताती है, जिसे हम आगे देखेंगे। सेक्शन 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्र आदि हो, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 98 के अंतर्गत पढ़ते थे।
बेयर एक्ट डेफिनेशन नीचे दी है, आप रीड कर लीजिएगा। आप सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा कहती है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है जो कानूनन अपराध करने में सक्षम नहीं है। वह कार्य उसको करने वाले व्यक्ति के ए बालकपन मतलब बचपने में, बी समझ की परिपक्वता के अभाव में मतलब वो सही और गलत को नहीं समझ पाता है, सी चित्र विकृत अर्थात पागलपन की दशा में, डी मदता के कारण अर्थात नशे की हालत में, ई उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण किया गया हो तो वह उसे इस धारा का बचाव प्राप्त होगा। आगे यह धारा कहती है कि अगर निजी प्रतिरक्षा का अधिकार ऊपर वर्णित व्यक्ति के अलावा उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होता है अगर जो ऊपर वर्णित व्यक्ति है वो स्वचित है और वह किसी व्यक्ति पर हमला करते हैं तब भी उस व्यक्ति को जिस पर हमला किया जाए उसे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए या नाम का एक व्यक्ति है और वह पागल है और वह अपने पागलपन के असर में का नाम का जो व्यक्ति है उसको जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर जो याव है वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने वह कार्य अपने पागलपन के असर में किया है। किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होगा जो वह या के स्वस्थ चित्र होने की दशा में रखता। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। सेक्शन 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 99 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर एक्ट डेफिनेशन नीचे दी हुई है। हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए शर्तें और सीमाएं निर्धारित करती है। यह व्यक्तियों को आक्रामक अधिकार के बजाय रक्षात्मक अधिकार प्रदान करती है। पहले दो खंड बताते हैं कि निजी बचाव के अधिकार का इस्तेमाल किसी लोक सेवक या अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता जब तक कि यह कार्य अवैध ना हो। तीसरा खंड बताता है कि निजी बचाव के अधिकार को प्रतिबंधित करता है यदि सार्वजनिक अधिकारियों से मदद लेने के लिए पर्याप्त समय है तो यह धारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बचाव प्रदान नहीं करती। चौथा खंड बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वहीं तक होगा जहां तक उस नुकसान से पहुंचाए जाने वाली हानि के लिए बचने के लिए आवश्यक होगा। सेक्शन 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 100 के अंतर्गत पढ़ते थे। ये बेयर एक्ट डेफिनेशन नीचे है, आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। इस धारा में बताया गया है कि शरीर की निजी रक्षा का अधिकार कुछ परिस्थितियों में हमलावर को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु या नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है। इन परिस्थितियों में शामिल है, पहला ऐसा हमला जिसमें मृत्यु की आशंका हो, दूसरा ऐसा हमला जिसमें गंभीर चोट लगने की आशंका हो, तीसरा ऐसा हमला जिसमें बलात्कार करने के लिए हमला किया गया हो, चौथा अप्राकृतिक वासना की संतुष्टि के लिए अगर कोई आक्रमण किया गया हो, फिफ्थ अपहरण या व्यपहरण करने के इरादे से किया गया हमला। 6 पॉइंट बोलता है सदोष विरोध अर्थात किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए उस पर हमला किया गया हो और परिस्थितियां उस व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती हैं कि वह अपनी रिहाई के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों से सहायता लेने में असमर्थ है। सातवां अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या प्रयास करना, लेकिन तब जब वह इन शर्तों को पूरा करता हो। पहली, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को मुठभेड़ शुरू करने में दोष से मुक्त होना चाहिए। सेकेंड, उसके जीवन को तत्काल खतरा या गंभीर शारीरिक क्षति अवश्य होनी चाहिए। तीसरा, उसके पास भागने या पीछे हटने का कोई सुरक्षित या उचित साधन नहीं होना चाहिए। चौथा, हमलावर की जान लेना जरूरी रहा होगा। सेक्शन 39
9 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 101 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर एक डेफिनेशन नीचे, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा कहती है कि धारा 39 में जो 7 कंडीशंस बताई गई हैं, यदि अपराध उस नेचर का नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के लिए निजी प्रतिरक्षा में भी किसी की मृत्यु करने का अधिकार यह धारा प्रदान नहीं करती है। आगे यह धारा बताती है सेकंड कंडीशन को कि धारा 37 में जो कंडीशंस बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप निजी सुरक्षा में किसी की मृत्यु तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी अन्य हानि पहुंचा सकते हैं स्वयं को बचाने के लिए। सेक्शन 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 102 के अंतर्गत पढ़ते थे। एक डेफिनेशन नीचे है। यह धारा कहती है कि शरीर की निजी रक्षा का अधिकार तब लागू होता है जब किसी अपराध के प्रयास या धमकी के कारण शरीर को खतरे की उचित आशंका होती है, भले ही अपराध अभी तक ना हुआ हो। यह अधिकार तब प्रभावी रहता है जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है। हालांकि खतरे की आशंका उचित होनी चाहिए और काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खतरा मौजूद और आसन्न होना चाहिए, और अगर कोई वास्तविक हमला नहीं होता है तो निजी रक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। सेक्शन 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 103 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर एक डेफिनेशन नीचे यहाँ पढ़ लीजिएगा। हम एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा कहती है कि संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिस्थितियों में हमलावर को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु या नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है। इन परिस्थितियों में शामिल है पहला लूट, दूसरा रात्रि गृह भेदन, तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई हो जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो। ठीक है। चौथा कहता है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो है जिनमें युक्तियुक्त रूप से या आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसे अधिकार का प्रयोग ना किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा। सेक्शन 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 104 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर एक डेफिनेशन नीचे, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा कहती है कि धारा 41 में जो 4 कंडीशंस बताई गई हैं, यदि अपराध उस नेचर का नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के लिए जो संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के दौरान भी किसी की मृत्यु करने का अधिकार यह धारा प्रदान नहीं करती है। आगे ये धारा बताती है कि धारा 37 में जो भी कंडीशंस बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप संपत्ति की निजी सुरक्षा में किसी की मृत्यु तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी अन्य प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं और संपत्ति का बचाव कर सकते हैं। सेक्शन 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 105 के अंतर्गत पढ़ते थे। बेयर एक डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। हम एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह बताती है कि संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति को खतरे की उचित आशंका शुरू होती है और तब तक बना रहता है जब तक संपत्ति पर वह खतरा बना रहता है। इस अधिकार की अवधि अपराध की प्रकृति के आधार पर अलग अलग होती है। चोरी के मामले में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है, पहला जब तक अपराधी संपत्ति के साथ भाग नहीं जाता, दूसरा जब तक सार्वजनिक प्राधिकारियों से सहायता प्राप्त नहीं हो जाती है, तीसरा जब तक संपत्ति बरामद नहीं हो जाती है। नेक्स्ट, आपराधिक डकैती के मामले में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है, पहला जब तक अपराधी किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध कारित कर रहा है,
दूसरा, ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, या तीसरा, जब तक तत्काल मृत्यु, चोट या व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है। नेक्स्ट अपराध है लूट। लूट के मामले में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है, पहला, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध कारित कर रहा है, दूसरा, या ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, तीसरा, जब तक तत्काल मृत्यु, चोट या व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है। नेक्स्ट अपराध है आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी अत्याचार करने में लगा रहता है। नेक्स्ट है रिश्ती के मामले में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है, पहला, जब तक अपराधी रिश्ती करने में लगा रहता है। रात्रि में गृह भेदन के मामले में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक गृह भेदन के कार्य के साथ शुरू हुआ अत्याचार जारी रहता है। सेक्शन 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को आपहानि होने की जोखिम है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 106 के अंतर्गत पढ़ते थे। बेयर एक्ट डेफिनेशन आप रीड कर लीजिएगा, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा किसी भी संदेह या हिचकिचाहट को दूर करती है जो बचाव पक्ष के पास निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बारे में हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जब उसे मृत्यु की उचित आशंका हो तो उन्हें निजी बचाव का अधिकार है, भले ही उस अधिकार का प्रयोग करने से निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचने का जोखिम हो। ऐसे मामले में बचावकर्ता को खुद की रक्षा के लिए उन निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाने की अनुमति यह धारा प्रदान करती है। यहाँ जो एग्जाम्पल बताया गया है वह कहता है कि का नाम का एक व्यक्ति है जिस पर भीड़ के द्वारा हमला किया जा रहा है। भीड़ का क्रोध देखकर का को अपनी मृत्यु का भय उत्पन्न होने लगता है और वह खुद को मृत्यु से बचाने के लिए उस भीड़ पर, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, गोली चलाकर खुद को बचाने का प्रयास करता है, जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो का के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया क्योंकि उसके पास अन्य कोई रास्ता नहीं था और उसने जो किया वो स्वयं का बचाव करने के लिए किया। प्लीज रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।